हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। और इस ऑनलाइन टेस्ट में आपसे टोटली 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 25 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 25 में से 20 सही होता है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 में से 20 से कम होता है तो आपको जो है ना प्यारे बच्चों और भी तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे लगातार मेरे साथ क्लास कीजिए, आपको जो है ना एक एक क्वेश्चंस में टंच हीरो बना देंगे, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों, ये जो सोशल साइंस का ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को सम्मिलित किए हुए हैं, ये सभी प्रश्न फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको कमेंट सेक्शन में जाके या फिर इसी वीडियो में लाइव यहाँ पे सेशन में आपको बताते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जिस भी विद्यार्थियों को पीडीएफ लेना होगा या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रहा है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए और फटाफट से यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी प्रेजेंट में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है ना प्यारे बच्चों, कितने हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है ना प्यारे बच्चों कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है ना प्यारे बच्चों, लद्दाख है। और जम्मू, आपके बोर्ड एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते हैं कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था। तो 2019 में बनाया गया था, इसे आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे हम इसका डिले इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है ना आंसर बता सके। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों 8 है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब मजदूर दिवस है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब, कहाँ से हुई थी, तो अमेरिका से हुई थी। आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो अमेरिका से शुरुआत हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले भारत में कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1923 में मनाया गया था। और कहाँ पे मनाया गया था, चन्न में मनाया गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते प्रश्न। अब चलिए प्रश्न यहाँ पे चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, आपको वही बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सूती मार्ग या फिर रेशम मार्ग या फिर उत्तरी पथ या फिर दक्षिणी पथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है। तो प्यारे बच्चे, हम आपको बता देते हैं एशिया और यूरोप के बीच जो प्राचीन स्थल था ना, कौन सा व्यापारिक मार्ग था, तो सूती वस्त्र का, यहाँ पे रेशम वर्क का क्या था प्यारे बच्चों, मतलब आपको पता होना चाहिए व्यापारिक मार्ग था, प्राचीन स्थल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि रेशम मार्ग जो है ना प्यारे बच्चों किस देश से जुड़ा हुआ है। तो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो रेशम मार्ग किस, मतलब रेशम जो आपका मार्ग है ना प्यारे बच्चों, ये किस देश से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों देश, मतलब चीन देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, जो पंचायत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ना प्यारे बच्चों, कितना प्रतिशत है, 50% आरक्षण है, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।
कहाँ पे प्यारे बच्चों, बिहार में। बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना प्रतिशत है, 50% व्यवस्था की गई है। और प्यारे बच्चों इसमें जो पंचायत के लिए कितने वर्षों का कार्यकाल निर्धारित की गई है, तो ये 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित की गई है, इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये संशोधन जो बनाया था ना, कब बना था, ये जो पंचायती राज व्यवस्था वाला जो संशोधन बना था, ये कब बनाया गया था, तो 1993 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुई थी, तो ये 73वां संशोधन से प्राप्त हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, ठीक है। ये बात किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ना प्यारे बच्चों, कौन थे यहाँ पे, अमेरिका के जो 16वां राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति कौन थे प्यारे बच्चों, अब्राहम लिंकन थे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले आते हैं। और प्यारे बच्चों ये लोकतंत्र जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे आपको बताना कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, ये मतलब किससे संबंधित, मतलब किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये किस कानून से जुड़ा हुआ है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है, ये मतलब ये अधिनियम जो है किस अधिकार से जुड़ा हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना आरटीआई कानून से जुड़ा हुआ है। किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, आरटीआई अधिनियम से जुड़ा हुआ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों ये सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो पारित हुआ था ना, कब हुआ था, 2005 में पारित हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, वही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, जो ये लोकतंत्र है ना प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है। अगर यहाँ बात किया जाए लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है ना, क्या मानी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, अशिक्षा मानी जाती है। क्या मानी जाती है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है अशिक्षा होती है। और भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो प्यारे बच्चों अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी, यानी कि ये सभी बाधाएं हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में ये जो रज्जू मार्ग है ना कहाँ पे हो, ये आपको बताना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे स्थित है, देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार शरीफ में, या फिर राजगीर में, या फिर गया में, या फिर बांका में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना, ये किस पर्वत पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो रज्जू मार्ग है ये किस पर्वत में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना रत्नगिरी पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर स्थित है, रत्नगिरी पर्वत पर स्थित है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ ले आते प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे, तो राजगीर में है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, राजगीर के रत्नगिरी जो पर्वत है उसी पर रज्जू मार्ग स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो बिहार का कौन सा भाग जो है ना सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो देखिएगा उत्तरी बिहार है, या फिर पूर्वी बिहार, या फिर दक्षिणी बिहार, इनमें से कौन सा भाग जो है ना प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा सूखा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो उत्तरी बिहार है ना ये सबसे ज़्यादा सूखा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों सूखा किन कारणों से होता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्षा की कमी, यानी कि लंबे समय से वर्षा नहीं होती है, और जल का संचयन में अभाव होते हैं। ये सभी कारणों से क्या होते हैं, सूखे का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ लिया था प्रश्न, तो आपको बताना पड़ेगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो प्यारे बच्चों 1871 में जो संधि हुई थी ना, कौन सी संधि हुई थी,
तो आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये हम आपको बता देते हैं 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट या फिर पेरिस की संधि या फिर वियना की संधि। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी प्यारे बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और प्यारे बच्चों ये जो संधि हुई थी ना किन किन देशों के बीच हुई थी, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया था प्रश्न की जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ये किन किन देश के बीच हुई थी, फ्रांस और प्रसाद देश के बीच में हुई थी ये संधि। ठीक है, इसको जो है ना प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और ये संधि किन किन देशों के बीच हुई थी, तो ये फ्रांस और प्रसाद देशों के बीच में हुई थी। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों रूस में जो बोल्शेविक क्रांति सबसे पहले कब हुई थी हम आपको बता देते हैं, नवंबर के महीने में हुई थी प्यारे बच्चों, नवंबर के महीने में 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर के महीने 1917 ईस्वी में हुई थी। और रूस में जो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया किसने किया था प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, लेनिन जी ने किया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे पहले आंसर इसीलिए नहीं बता रहे, आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर बता सके। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, या लाइव सेशन में जो अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे क्लास होती है 8:45 वाला क्लास में, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम जो है ना आप सभी का नाम लेंगे। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है ना, कौन करता है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है ना भारत में कौन करता है, वो आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी कि CSO। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं, ये जो CSO है ना यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में है। आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं ये प्रश्न। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इनमें से पिछड़ा राज्य कौन है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पिछड़ा राज्य होते हैं ना, पिछड़ा राज्य में क्या होते हैं, बेरोजगारी होते हैं, शिक्षा होते हैं, स्वास्थ्य, यानी कि ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों की कमी होती है। सबसे पहले तो बेरोजगारी होते हैं, मतलब अपना बिहार में जो बिहार पिछड़ा राज्य है, कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों, बिहार, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों बिहार में जो मुख्य समस्या क्या क्या हो सकती है, बेरोजगारी होती है, शिक्षा की समस्या होती है, स्वास्थ्य की मुख्य समस्या होती है, यानी कि इन चीज़ों की समस्या का सामना करना पड़ता है बिहार को। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ लिया थे प्रश्न, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होते हैं ना, क्या होते हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, ये जो आर्थिक क्रिया होते हैं ना, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें क्या क्या होते हैं, उत्पादन आते हैं आर्थिक क्रिया में, क्या क्या आते हैं प्यारे बच्चों, उत्पादन आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, उपभोग आते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिया आते प्रश्न, उपभोग आते हैं, और इनके साथ साथ क्या आते हैं प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य आते हैं, क्या आते हैं, स्वास्थ्य आते हैं। तो ये सभी क्या आते हैं प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आर्थिक क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होते क्या होते हैं, जीविका उपार्जन, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जीविका उपार्जन होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि आर्थिक क्रिया जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इनमें क्या क्या होते हैं, उत्पादन, उपभोग और स्वास्थ्य होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और प्यारे बच्चों धन अर्जन किससे जुड़ा हुआ होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिया आते प्रश्न की ये जो धन अर्जन है पर जो यहाँ पे सॉरी धन अर्जन बोल रहे हैं, ये धन अर्जन जो है ना ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये धन अर्जन जो है ना प्यारे बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भारत की जो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो देखिएगा यहाँ पे 4 को विकल्प दिया हुआ है, तो इनमें से कौन लगाए थे भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
मतलब भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण जो है ना प्यारे बच्चों कौन सी संस्था प्रदान करता है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, ये जो अल्पकालीन ऋण होता है, एक क्या होता है दीर्घकालीन और एक क्या होता है प्यारे बच्चों अल्पकालीन ऋण। ठीक है, और ये जो अल्पकालीन ऋण जो होते हैं प्यारे बच्चों कौन देता है, अल्पकालीन ऋण कौन देता है, आपके एग्जाम में पूछ लिए आएंगे। तो ये अल्पकालीन ऋण जो देता है ना प्यारे बच्चों कौन देता है, प्राथमिक कृषि साख समिति देता है। कौन देता है प्यारे बच्चों, प्राथमिक कृषि साख समिति देता है, अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना प्यारे बच्चों कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। तो भूमि विकास बैंक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसका क्या उद्देश्य था, किसानों को भूमि सुधार के लिए ऋण दे रहा था। ठीक है, किसानों को भूमि सुधार के लिए एक ऋण दिया जाता है जो होता है आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, भूमि विकास बैंक है। और इसका मतलब ये ऋण देने का उद्देश्य क्या था, ताकि किसान लोग जो है ना प्यारे बच्चों भूमि को सुधार सके और उसके लिए ऋण लेते हैं। ठीक है, और जो अल्पकालीन ऋण होते हैं ना प्यारे बच्चों ये कौन देता है, तो प्राथमिक साख समिति देता है, आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक कृषि साख समिति देता है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए थे, तो 1986 ईस्वी में लागू हुए थे। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए थे, तो 1986 ईस्वी में लागू हुए थे। और प्यारे बच्चों उपभोक्ता के कितने अधिकार है, तो उपभोक्ता के 6 अधिकार होते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्यारे जो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 विकल्प में से एक विकल्प कोई सही होगा। ठीक है, आप बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होना चाहिए, तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो प्यारे बच्चों सोपानी कृषि जो है ना कहाँ पे प्रचलित है, हरियाणा में या फिर पंजाब में या फिर बिहार के मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, सोपानी कृषि जो होती है ना ये खेती कहाँ पे होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पहाड़ वाला इलाकों में क्या होती है प्यारे बच्चों, सोपानी कृषि होती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि कहाँ पे प्रचलित है, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका धान होती है, आपका धान हो गया प्यारे बच्चों, गेहूँ हो गया प्यारे बच्चों, और इनके साथ साथ जो मक्का होते हैं ना, मक्का, धान, गेहूँ, मक्का, ये जो है ना प्यारे बच्चों फसल कहाँ पे होती है, मुख्य रूप से बिहार में होती है। और बिहार में जो है ना प्यारे बच्चों ये फसल जो होती है कौन सी मिट्टी में होती है, तो ये जो फसल होती है ना प्यारे बच्चों कौन सी मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। आपको ये पता होना चाहिए। और ये बिहार के किस भाग में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों उत्तरी बिहार में पाया जाता है। कौन सा बिहार में पाया जाता है प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। मतलब यहाँ पे बिहार के उत्तरी वाला जो भाग होता है उत्तरी बिहार में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको पता ये भी होना चाहिए, जो कपास की खेती होती है ना वो किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। साथ में इसे भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आयुर्वाद का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आयुर्वाद का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आयुर्वेद के जनक किसको कहेंगे, पतंजलि को, चरक को या फिर सुश्रुत को। ठीक है, तो आयुर्वेद के जनक किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, चरक को कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों ये जो आयुर्वेद है ना इसका प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आयुर्वेद के प्राचीन जो ग्रंथ है ना प्यारे बच्चों कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए चरक संहिता ग्रंथ है। आपके एग्जाम में पूछ लिया थे प्रश्न है कि जो आपका थी आयुर्वेद का जो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो चरक संहिता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया था, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं।
देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे घटिया कोयला है। तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा कोयला सबसे घटिया किस्म का है। ये जो पीट होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये सबसे घटिया किस्म के कोयले होते हैं। और प्यारे बच्चों पीट कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो हिमालय का जो तराई क्षेत्र होता है ना, हिमालय का जो तराई क्षेत्र होते हैं वहीं पे कौन सा कोयला पाया जाता है, पीट कोयला पाया जाता है। ठीक है, और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होते हैं, सबसे बढ़िया किस्म का जो कोयला होते हैं ना, कौन सा होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिया था प्रश्न। और प्यारो जो कोयले का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग बिजली उत्पादन के लिए करते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो यहाँ पे भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है ना प्यारो जो कौन सी है, धान है। आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारो जो भारत में धान उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पे आते हैं, तो दूसरा स्थान पे आते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिया था प्रश्न। ठीक है, और प्यारो जो धान की जो बुआई की जाती है ना, कौन से मौसम में की जाती है, तो खरीफ मौसम में की जाती है। आपको पता ये भी होना चाहिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया था कि धान जो होते हैं ना प्यारो जो किस मतलब धान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो यहाँ पे इनमें से कौन संचार सेवाओं का अंग है आपको बताना है। तो संचार सेवाओं का जो अंग होते हैं ना, समाचार पत्र होते हैं, टेलीफोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, यानी कि ये तीनों होते हैं संचार सेवाओं का अंग। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, आप बताइए एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों संचार का जो सबसे तेज माध्यम होते हैं ना प्यारे बच्चों, कौन सा है, तो मोबाइल फ़ोन है। तो अभी मोबाइल फ़ोन जो है ना प्यारे बच्चों काफ़ी तेज़ी से लगभग में जो है ना हर एक व्यक्तियों के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो प्यारे बच्चों ये हरित क्रांति जो है ना प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत जो हुई थी किस फसल से हुई थी, तो ये गेहूं की फसल से हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। और प्यारे बच्चों भारत में जो हरित क्रांति का जनक कौन है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछ ले आते प्रश्न, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इस साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना टोटली समाज विज्ञान के टॉप लेवल के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को ले चुके हैं। तो आपको जो है ना प्यारे बच्चों ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है एक प्यारा सा कि ये 20 यहाँ पे 25 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर दे पाए इस टेस्ट में। ठीक है, तो इसका जवाब आप जो है ना इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, बेझिझक बताइए, कि इससे हमको ये पता चलेगा कि आप कितना फाड़ स्टूडेंट है। ठीक है, ईमानदारी से यहाँ पे आपको कमेंट करके बता देना है। और प्यारे बच्चों इनके साथ साथ वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, हाई लिख के भेजिए, हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।